स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आखिर ज्ञान में। जैसा कि आपको पता है कि हम जीके क्विज़ की सीरीज़ लेके चल रहे हैं, तो उसमें आज हमारी जो सीरीज़ है वो इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आधारित है, जिसमें हम 20 सवालों का हल विस्तार के साथ में देखेंगे। शुरुआत करते हैं। स्क्रीन पे आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियां और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? अनुसूचित जातियां यानी कि एससी और जनजातियां यानी कि एसटी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, इनके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था लोकसभा के अंदर, यानी संसद के दो सदन लोकसभा और राज्यसभा, जिसमें जो लोकसभा है उसके अंदर रिजर्वेशन कौन से अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो वो अनुच्छेद है आर्टिकल 330। ठीक है, पहला ऑप्शन 330। अगला क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? यानी अंडमान निकोबार जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, इसका जो न्याय क्षेत्र है वो किस न्यायालय के अंतर्गत आता है? तो वो है इसमें सेकंड ऑप्शन अपना, पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है और वहाँ पे उसकी एक शाखा है कलकत्ता हाई कोर्ट की, और वो इसका न्याय क्षेत्र जो है उसको देखने का काम वो करती है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तीसरा सवाल अपना है, केंद्र शासित प्रदेश यानी लक्षद्वीप, जैसे हमने पहले अंडमान निकोबार की बात करी थी, तो एक लक्षद्वीप एक द्वीपीय प्रदेश है। तो इस लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन करता है? ठीक है, यानी यहाँ का जो न्याय क्षेत्र देखने का काम है वो कौन करता है? तो वो है केरल हाई कोर्ट। ठीक है, केरल हाई कोर्ट है, वहाँ पे लक्षद्वीप के जो भी न्यायिक मामले होते हैं उनकी सुनवाई केरल हाई कोर्ट में होती है। एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि केरल हाई कोर्ट जो है वो कोची के अंदर है। ठीक है, कोची में स्थापित है और इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या, यानी सुप्रीम कोर्ट जिसकी जो जो कि दिल्ली में है, और इसके बारे में जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी संख्या में फेरबदल होता रहता है, और ये फेरबदल करने का जो अधिकार है वो किसको है? यानी हमारा ये प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को बदल कौन सकता है, उसमें फेरबदल कौन कर सकता है, ये शक्ति जो है वो किसके पास है? तो इसका जो आंसर है वो है संसद के पास। यानी कि संसद जो है वो कानून बना करके सुप्रीम कोर्ट के जो भी जज हैं उनकी संख्या को बदल सकते हैं। यहाँ हमको एक चीज़ ध्यान रखने की बात है कि वर्तमान के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कितनी है? वर्तमान में 34 जो है वो जजों की संख्या है। इसमें 33 न्यायाधीश और एक जो है वो मुख्य न्यायाधीश समेत यहाँ पे 34 जो है वो टोटल सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में जजों की संख्या है। यहाँ थोड़ा सा हम हिस्ट्री में चलें तो 1956 के अंदर हम देखें तो 10 जज थे। उसके बाद 1960 में 13 जज बने, संख्या बढ़ाई गई। 1977 यानी 1977 के अंदर 17 संख्या बढ़ाई गई। उसके बाद 1985 में संख्या बढ़ा करके 25 कर दी गई, और उसके बाद संख्या 31, और वर्तमान में हम देखें तो ये संख्या जो है वो 34 कर दी गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए? यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए जो अर्हताएं, जो योग्यताएं चाहिए होती है, उसमें से एक योग्यता ये है, तो वो कितने वर्ष तक उच्चतम न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के अंदर उसको कार्य करना होता है? तो उसका आंसर है 10 वर्ष तक। यानी 10 वर्ष तक उसको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए हाई कोर्ट के अंदर 10 वर्ष तक उसको वहाँ पे कार्य करना होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा छठवां सवाल है, दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ठीक है, एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन, ये संविधान में किस संशोधन से बनाया गया? यानी वो कौन सा अमेंडमेंट है जिसके तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया है? तो वो हमारा ऑप्शन है इसमें 69 वहाँ जो अमेंडमेंट किया गया था उसके तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश घोषित किया गया था, और ये संशोधन जो है
वो 1991 में किया गया था। ठीक है, ये जो संशोधन वाला जो बिल लाया गया था वो 1991 में लागू हुआ था। यहाँ हमें एक चीज़ और देखने की बात है कि एनसीटी की स्थापना जो है, ये बिल लाने के बाद में एनसीटी की स्थापना 1 फरवरी 1992 से एनसीटी की स्थापना हो गई थी, नेशनल कैपिटल रीजन की स्थापना हो गई थी। ठीक है, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है? 3 स्तरीय, त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था भारत के अंदर की गई है, जिसमें पंचायत समिति, जैसे शुरुआत से यदि हम करें तो सबसे छोटी इकाई जो है वो ग्राम पंचायत, उसके बाद पंचायत समिति, उसके बाद जिला परिषद, पंचायत समिति के बाद जिला परिषद, ये तीसरी जो इकाई इसमें है। जो ये व्यवस्था की गई है, तो ये व्यवस्था, इसके लिए एक नियम बनाया हुआ है कि कितनी जनसंख्या होनी चाहिए तब ये व्यवस्था होती है भारत के अंदर। 3 स्तरीय जो पंचायती प्रणाली है उसमें कितनी जनसंख्या वाले राज्यों के अंदर ये होगा, तो इसका आंसर जो होगा वह है 20 लाख। यानी 20 लाख जहाँ की पॉपुलेशन है वहाँ पे 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था वहाँ पे की जाएगी। ठीक है, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। भारत में एक राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी ये जो प्रश्न का पैटर्न इस प्रकार से भी आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, तो यहाँ पे हम इस प्रकार के प्रश्न को किस प्रकार से हल करना है, इसमें क्या देखना होता है कि हमें यहाँ पे जो कथन दिए हुए हैं उस वो कथन हमको देखना है कि इनमें से कौन से सही हैं, कि भारत में एक राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में कौन से कथन सही है। सबसे पहला हमारा कथन है कि राज्य की जो भी कार्यकारी शक्तियाँ, जो कार्यपालिका शक्तियाँ होती है वो राज्यपाल में निहित होती हैं। पहला हमारा ये कथन है। ये कथन सही है कि नहीं है, ये हमको देखना है। तो यहाँ पे हमें ये कथन बिल्कुल सही दिख रहा है कि कार्यकारी शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती है, राज्यपाल के नाम से ही सारी शक्तियाँ दी हुई होती है। दूसरा ऑप्शन है राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्री परिषद है। ये भी ठीक है, क्योंकि राज्यपाल होता है वो नाम मात्र का प्रधान होता है, जबकि वास्तविक जो कार्यकारी प्राधिकरण जो होता है वो मंत्री परिषद ही होती है। दूसरा जो कथन है वो भी सही है। तीसरा कथन है राज्य में सभी कार्यकारी निर्णयों को मुख्यमंत्री के नाम पर लिया जाता है। तो यहाँ पे हमको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे मुख्यमंत्री के नाम पे ना लिया जा करके राज्यपाल के नाम पे सारे जो भी कार्यकारी निर्णय होते हैं वो राज्यपाल के नाम से लिए जाते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे 2 सही ऑप्शन है, तो हमको यहाँ पे नीचे से विकल्प चुनना है। अब यहाँ से हमारा प्रश्न का जवाब शुरू होता है कि हमें कौन सा विकल्प जो है इसमें से सिलेक्ट करना है। तो केवल 1 और 2, क्योंकि हमने ऊपर देखा कि 1 और 2 सही है और तीसरा गलत है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो होगा केवल 1 और 2 हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 8वें में ए, यानी केवल 1 और 2। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है, यानी उसको कार्य करने की इसकी शक्ति से उसको हटा सकता है? कौन राज्यपाल को ये इस शक्ति से जो है वो हटाने का जो है वो सामर्थ्य या पावर रखता है? तो वो है राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही राज्यपाल जो हैं वो क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक वो रह सकते हैं। तो राष्ट्रपति जो है वो उनको क्या कर सकते हैं, पद से हटा सकते हैं, उनको कार्य से हटा सकते हैं। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल अपना 10वां सवाल। भारत की निम्नलिखित आधिकारिक भाषाओं पर हमको विचार करना है। ये प्रश्न 8वें प्रश्न की तरह ही है, यानी इसमें हमको कुछ आधिकारिक भाषाएं दी गई है, उन आधिकारिक भाषाओं के बारे में विचार करना है कि ये भाषाएं जो है वह कौन कौन सी। देखिए सवाल पढ़ते हैं हम। सिंधी और नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, बोडो संथाली और संथाली और कोंकणी, डोगरी और मैथिली। ठीक है, ये भाषाओं के नाम दिए गए हैं और इन भाषाओं में 2003 के 92 यानी 1992 1992 में जो संशोधन सॉरी यहाँ पे 2003 के अंदर जो 92वां जो संशोधन जो हुआ था, ठीक है, 92वां संशोधन अधिनियम जो हुआ था, जिसमें 8वीं अनुसूची के अंदर कुछ भाषाओं को जोड़ा गया था। तो यहाँ पे 2003 में कौन सी भाषाओं को इनमें से जोड़ा गया था, हमको ये इसमें से देखना है कि सिंधी और नेपाली है, सेकंड ऑप्शन है, थर्ड है, फोर्थ है, फाइव्थ है, जो भी ऑप्शन होगा उनमें से हमको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो ये अपन को नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी और डी, इसमें 1 और 2, 2 और 3, 3 और 5, 4 और 5, इनमें से हमको सिलेक्ट करना है कि कौन सा जो ग्रुप है वो हमारा इसमें सही है। तो यहाँ पे जो हमारा
तो इनमें से युग्म हो जाएगा 3 और 5। इन 3 और 5 का मतलब हुआ कि बोडो और संथाली और डोगरी और मैथिली, यानी इन 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में 92वें संशोधन अधिनियम के द्वारा 2003 में जोड़ा गया था। इन जो 22 भाषाएं हैं उनमें से इनको भी जोड़ा गया था। यहाँ पे कुछ और भाषाएं जैसे दी हुई है, जैसे सिंधी भाषा की हम बात करें, जो सिंधी भाषा है उसको 1967 में इसको जोड़ा गया था। उसके अलावा हम देखें कि कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, यानी कि कोंकणी और मणिपुरी और नेपाली, ठीक है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इनको 1992 के अंदर 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। इस प्रकार से इनको जो भी हमारी जो 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में इनको जोड़ा गया है। अलग अलग इनके अमेंडमेंट हुए थे जिनके अंतर्गत इनको जोड़ा गया। तो यहाँ हमारा प्रश्न था, इसमें हमारा जो उत्तर है 3 और 5। ठीक है, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित धार्मिक समुदायों पर हमको विचार करना है। जो धार्मिक समुदाय सिख, बौद्ध, जैन, फारसी, ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से कौन से धार्मिक समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है? ठीक है, अल्पसंख्यक का दर्जा किन को दिया गया? तो यहाँ पे हमको जो भी दिखाई दे रहे हैं वो सारे ऑप्शन बिल्कुल सिख, बौद्ध, जैन और पारसी, चारों ही जो हैं वो धार्मिक समुदायों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया। तो यहाँ हमारा उत्तर होगा 1, 2, 3, 4, यानी कि चौथा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4 इन चारों। ठीक है, यहाँ हमको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इसमें इन धर्मों के अलावा मुस्लिम धर्म भी और ईसाई धर्म भी, यानी कि ईसाई और मुस्लिम धर्म भी अल्पसंख्यक समुदाय में आता है। ये हमको ये चीज़ भी इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में शामिल है? 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची के अंदर इनमें से कौन सा विषय शामिल है? तो वो विषय है वन। ठीक है, वन। यहाँ हम थोड़ा सा बात करते हैं सूचियों की। समवर्ती सूची यानी कि सूचियाँ 3 प्रकार की होती है। एक तो केंद्रीय सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। ठीक है, 3 प्रकार की सूचियां होती है। तो केंद्रीय सूची के बारे में जो भी कानून बनाने का अधिकार होता है वो केंद्र सरकार को होता है। राज्य सूची में जो विषय होते हैं उस पर राज्य सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची के अंदर वो विषय शामिल होते हैं जिनमें केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो वन एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों को हमको ध्यान से देखना है। और ये अनुच्छेद जो हैं, जैसे पहला अनुच्छेद दिया गया है अनुच्छेद 72, राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति। ठीक है, ये अनुच्छेद क्या सही है हमको ये देखना है। तो ये अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति से संबंधित है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद में अगला है अनुच्छेद 143, सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार से संबंधित है, यानी कि राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट से जो है वो किसी प्रकार की एडवाइस ले सकता है अनुच्छेद 143 के अनुसार। उसके बाद में अनुच्छेद 360 कहता है कि वित्तीय आपातकाल जो है उसके जो भी प्रावधान जो राष्ट्रपति के पास शक्तियां हैं वो वित्तीय आपातकाल की शक्तियां अनुच्छेद 360 के अंदर है। ये बिल्कुल ये भी सही है और ये भी सही है। उसके बाद में चौथा जो ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151, ये भारत के अटॉर्नी जनरल की शक्तियां और कार्य है। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि अनुच्छेद 148 और 151 जो है वो अटॉर्नी जनरल की नहीं है, बल्कि CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, महानियंत्रक, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उनका ये अनुच्छेद इसके अंतर्गत दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा चौथा ऑप्शन गलत है, 3 ऑप्शन ऊपर वाले सही है। इसका मतलब यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी कि बी नंबर। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल इसमें करेक्ट है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जा सकता है? किसमें का मतलब कौन से सदन में पेश किया जा सकता है? तो यहाँ पे उपराष्ट्रपति जो होते हैं उनको हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। और केवल राज्यसभा में पेश इसलिए किया जा सकता है क्योंकि उपराष्ट्रपति जो हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। इसलिए ये पदेन सभापति होते हैं क्योंकि जो भी उपराष्ट्रपति के पद पे आसीन होता है वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो यहाँ पे उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में रखा जा सकता है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची
किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? तो 6वीं अनुसूची के अंदर 4 राज्यों को अलग से शामिल किया गया, जो कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम, ठीक है। इनके लिए अलग से जो है वो 6वीं अनुसूची में इनको स्थान दिया गया है। बाकी जो अन्य जितने भी स्टेट्स हैं जहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का जो कार्य किया गया है वो 5वीं अनुसूची में किया गया है, जबकि इन 4 राज्यों को अलग से 6वीं अनुसूची में शामिल करके इनको इनके लिए व्यवस्था की गई है। यहाँ जो ये अमेमित्री यानी कि इसमें असम, मेघालय, मिज़ोरम और त्रिपुरा, ठीक है। यहाँ एक सूत्र से हम इनको याद कर सकते हैं, अमेमित्री यानी इसमें असम, मेघालय, मिज़ोरम और त्रिपुरा, ठीक है। ये 3 हैं जिन राज्यों को इस प्रकार से 6वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अगला सवाल है, 16वां क्वेश्चन अपना, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है? यानी कि कौन सी अनुसूची के अंदर यदि हमको नया राज्य बनाना है, नया स्टेट बनाना है, तो कौन सी अनुसूची में संशोधन करना पड़ता है? ये प्रश्न है अपना कि कौन सी अनुसूची में संशोधन करेंगे तब जाकर के कोई नया स्टेट बनेगा। तो वो है पहली अनुसूची, यानी पहली अनुसूची के अंदर हम संशोधन करेंगे तब जाकर के कोई नया स्टेट हम बना सकते हैं, क्योंकि पहली अनुसूची के अंदर संघ और राज्यों का उल्लेख जो है वो संघ और राज्यों का उल्लेख पहली अनुसूची में किया गया, तो ये हमको संशोधन भी पहली अनुसूची में करना पड़ता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 17वां सवाल अपना है, भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है? यानी कौन से क्षेत्राधिकार के तहत भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच में यदि कोई विवाद हो जाता है किसी कानून से संबंधित, तो वो किस के अंतर्गत है वो न्यायालय जो है सुनवाई करते हैं? तो वो है वास्तविक न्यायाधिकार के अंतर्गत वो सुनवाई करते हैं, ठीक है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। सीमा प्रबंधन विभाग ये डिपार्टमेंट जो है देश की जो भी अन्य देशों के साथ जो सीमाएं हैं उनका मैनेजमेंट करने के लिए जो विभाग बनाया गया है, वो विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो विभाग है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। होम मिनिस्ट्री जो है उसके अंतर्गत आता है। अगला सवाल, स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी है? स्वर्ण सिंह जो कमेटी बनाई गई थी, वो स्वर्ण सिंह कमेटी ने किस चीज़ के लिए अपने जो है वो एडवाइस, अपनी जो सलाह है, रिपोर्ट है वो दी थी? तो भारतीय संविधान के अंदर जो मौलिक कर्तव्य हैं हमारे, उन मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने के लिए स्वर्ण सिंह समिति ने सलाह दी थी। और यह सलाह जो है, इसकी सलाह के बाद 1976 के अंदर 1976 में 1976 के अंदर 42वां संविधान संशोधन किया गया और उसके तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, ठीक है। और इसके तहत मौलिक जो कर्तव्य जोड़े गए थे वो किस भाग में जोड़े गए? भाग जो 4 था, उस भाग 4 के अंदर एक और सुधार किया गया, भाग 4 के, और उसके तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य थे और उसके बाद में उनको बढ़ा करके उसमें 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ दिया गया, जिसमें माता पिता का जो है वो ये दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि अपने जो बच्चे हैं 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो हैं उनको जो है वो अधिकार, एजुकेशन जो है, शिक्षा का अधिकार है वो दे, ये इसमें उनका कर्तव्य बनता है। तो ये 11वां कर्तव्य है वो उनको उसमें जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के बाद। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, अंतिम सवाल 20वां क्वेश्चन है, लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति को किस प्रदेश में आरक्षित की गई है? लोकसभा के अंदर जो एसटी वर्ग है उसके लिए सबसे ज़्यादा सीटें जो है वो कहाँ आरक्षित की गई है? तो वो है मध्य प्रदेश के अंदर। यानी मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं, तो उन 29 लोकसभा सीटों में से 6 सीटें जो है वो एसटी को सुरक्षित उनके लिए रिजर्व की गई है, आरक्षित की गई है, ठीक है। ये इस प्रकार से हमारी ये सीरीज आज की समाप्त हुई। आपको क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और यदि पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि आगे आपको इसी प्रकार की सीरीज जो है वो मिलती रहेगी। धन्यवाद।